नमस्कार। अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। दोनों खेमे यानी सत्ता पक्ष एनडीए गठबंधन और विपक्ष इंडिया गठबंधन, दोनों के बीच में अपनी अपनी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां सत्ता पक्ष ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, वहीं विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में अभी सहयोगी दलों के बीच में सीटों की साझेदारी का मुद्दा ही चल रहा है। और इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सबसे बड़ा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ तो कांग्रेस की सीटों की साझेदारी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हो गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ अभी कोई बात नहीं बनी। और महाराष्ट्र और बिहार में सहमति तो बन गई है, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में भी अब सीटों की साझेदारी को लेकर के आपस में रस्साकसी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर के अब कभी भी चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है और उसके बाद देश में आचार संहिता लग जाएगी। लोकसभा चुनावों के लिए देश में दो तरह के मुद्दे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत और मोदी की गारंटी का नारा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का 5 न्याय, जिसे 14 जनवरी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो मणिपुर से शुरू होकर पूर्वोत्तर के राज्यों में से होते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान पहुंच गई है। इसके बाद ये यात्रा गुजरात और महाराष्ट्र जाएगी और महाराष्ट्र में इसका समापन होगा। विकसित भारत और मोदी की गारंटी, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारे के रूप में हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में गढ़ा था, और अब भाजपा ने उसे लोकसभा चुनावों के लिए अपना मुख्य नारा बना लिया है। इसके साथ ही 22 जनवरी को अयोध्या में संपन्न हुए राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य आयोजन से देश में जो राममय माहौल बना, भाजपा को उससे भी अपना चुनावी बेड़ा पार होने की उम्मीद है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हुई क्रॉस वोटिंग से भाजपा ने जिस तरह अपने अतिरिक्त उम्मीदवारों को जिताया है, वो उसकी आक्रामक और जीत के लिए कुछ भी कर गुजरने की रणनीति का ही एक हिस्सा है, एक नमूना है। साथ ही जिस तरह विपक्ष के इंडिया गठबंधन में बिखराव शुरू हुआ है और उसके सूत्रधार नीतीश कुमार वापस भाजपा के साथ चले गए और उन्होंने एक ही विधानसभा में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद और कुल 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो रिकॉर्ड बना डाला है, उसने बिहार में भाजपा गठबंधन एनडीए में उम्मीद जता दी है कि वो 2024 में भी 2019 जैसी कामयाबी हासिल कर सकता है। इंडिया गठबंधन को दूसरा बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने दिया, जब उन्होंने अपने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद इंडिया गठबंधन को नमस्ते करके एनडीए का दामन थाम लिया। जहां समाजवादी पार्टी ने रालोद को लोकसभा की 7 सीटें दी थी, वहीं भाजपा से 2 सीटें लेकर भी जयंत खुश हैं। हालांकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उनके एक विधायक को मंत्री भी बनाया गया है। जयंत को लगता है कि भाजपा के समर्थन से वो ये दोनों सीटें बिजनौर और बागपत जीत लेंगे। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने भी इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अकेले लड़ने और दिल्ली में कांग्रेस को महज पहले 1 सीट देने की बात कर रही थी, लेकिन अब दिल्ली में उसका 3 और 4 यानी आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी, इसका समझौता हो गया है। उधर कांग्रेस, जिसका सारा ध्यान या यूँ कहें कि ज़्यादातर नेताओं का ध्यान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है और किसी भी राज्य में उसकी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों की साझेदारी पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। किसी भी राज्य का मतलब कई राज्यों में। इस सबसे भाजपा खासी उत्साहित है और उसने अब की बार एनडीए के लिए 400 पार का नारा भी दे दिया है।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 से ज़्यादा सीटों का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जनता में उनकी विश्वसनीयता, मोदी सरकार की उपलब्धियां, राम मंदिर की लहर और विपक्षी गठबंधन में तैयारियों को लेकर के हो रही देरी और उसको लेकर के बनने वाली निराशा से भाजपा को लगातार तीसरी बार जीत की उम्मीद लग रही है। विपक्ष खासकर कांग्रेस के कुछ नेताओं अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, विभाकर शास्त्री, आचार्य प्रमोद कृष्णम, राजेश मिश्रा, अर्जुन मोढवाडिया आदि के पाला बदलने से भी भाजपा और एनडीए खासे उत्साहित हैं। उधर कांग्रेस को राहुल गांधी की मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ उसके मुद्दों को मिलने वाली धार और राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ और बचे खुचे विपक्षी इंडिया गठबंधन की ताकत के जरिए भाजपा को चुनाव में पराजित करने का पूरा भरोसा है। पंजाब से दिल्ली कूच का नारा देकर फिर दिल्ली की सरहदों पर धावा बोलने वाले किसानों के साथ पिछले दिनों सरकार के टकराव और राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को वो सियासी ऑक्सीजन दी है जिससे वो सत्ताधारी भाजपा गठबंधन के सामने चुनाव में खड़े हो सकें। लेकिन जिस ढीले ढाले तरीके से विपक्षी दलों की अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी है, उसे लगता है कि जैसे वो चुनाव लड़ने की जगह भाजपा को वॉकओवर दे रहे हैं क्या। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार दौरे करते हुए शिलान्यास और उद्घाटनों की झड़ी लगा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और उनके सरकारी कार्यक्रमों में भी चुनावी प्रचार की कवायद है। हाल ही में उन्होंने दक्षिण के राज्यों का दौरा किया, पश्चिम बंगाल का दौरा किया और जम्मू कश्मीर का भी दौरा किया। यूं तो 1988 में पार्टी के पालनपुर अधिवेशन में राम मंदिर के मुद्दे को अपने एजेंडे में लेने के बाद हर चुनाव में मुद्दा भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। लेकिन अब जबकि राम मंदिर अयोध्या में आकार ले रहा है, तब भाजपा इसका पूरा श्रेय लेते हुए इसका पूरा लाभ लेना चाहती है। वहीं भाजपा का मोदी की गारंटी का नारा वैसा ही है जैसे 2014 में अब की बार मोदी सरकार का नारा भाजपा ने दिया था और अच्छे दिन आएंगे का नारा भी पार्टी ने लगाया था। हालांकि गारंटी को नारे के रूप में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव में दिया था, लेकिन बड़ी राजनीतिक चतुराई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मोदी की गारंटी में बदल दिया और अब कांग्रेस को नया नारा गढ़ने की जरूरत पड़ी है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का नाम भारत न्याय यात्रा रखा गया है। इसलिए स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन जहां मोदी की गारंटी के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतर रहा है, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने उसका मुकाबला राहुल के न्याय से करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक न्याय योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत गरीबों को साल में 72,000 रुपये यानी प्रति माह 6,000 रुपये देने की घोषणा की गई थी। बताया जाता है कि इस न्याय योजना के शिल्पकार खुद राहुल गांधी थे, जिसे उन्होंने रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्रियों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद तैयार करवाया था। इसके जवाब में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को सालाना 6,000 रुपये यानी 500 रुपये हर महीने देने का वादा किया। चुनाव में कांग्रेस की न्याय योजना वो कमाल नहीं कर सकी जिसकी उम्मीद कांग्रेस को थी, लेकिन न्याय योजना को लेकर कांग्रेस खासकर राहुल गांधी का आग्रह अभी भी बरकरार है। इसलिए उनकी यात्रा को भारत न्याय यात्रा का नाम देकर इसका लक्ष्य जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाना बनाया गया है। इसे और स्पष्ट करते हुए कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बताया कि आर्थिक न्याय के तहत देश में बढ़ रही आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और कुछ चुनिंदा उद्योग घरानों को दिए जाने वाले सारे लाभ का मुद्दा उठाया जाएगा। सामाजिक न्याय के तहत समाज के पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिलाओं और वंचित वर्गों को उनकी आबादी के मुताबिक शासन प्रशासन में हिस्सेदारी देने और उसके लिए जाति जनगणना कराने के सवाल को जनता के बीच ले जाया जाएगा। जबकि राजनीतिक न्याय का मतलब देश में लोकतंत्र, संविधान, संघवाद और संवैधानिक संस्थाओं व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाना है। लेकिन कांग्रेस के ये पांचों न्याय आम जनता को कितना प्रभावित करेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही मिल सकेगा। लेकिन आम धारणा है कि कांग्रेस अपनी बात जनता तक सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पाती है, जबकि भाजपा सभी साधनों का इस्तेमाल करके अपनी बात, अपना नैरेटिव लोगों तक सफलतापूर्वक ले जाती है। इसके लिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच भाषण और संवाद शैली का अंतर भी एक प्रमुख कारण है। जबकि कांग्रेस को इसे लेकर मुख्यधारा के मीडिया से गंभीर शिकायत है।
कांग्रेस का कहना है कि मीडिया जितनी जगह और समय भाजपा और नरेंद्र मोदी को देता है, उसका 10% भी कांग्रेस और उसके नेताओं को नहीं देता। इसलिए कांग्रेस की बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए कांग्रेस ने मुख्य धारा के मीडिया के मुकाबले सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों के जरिए अपनी बात पहुंचाने का रास्ता चुना है। इससे उसे लोगों तक अपनी बात ले जाने में कामयाबी भी मिली है। अब जबकि लोकसभा चुनावों की घोषणा मार्च के महीने में कभी भी हो सकती है, तब सीटों के बंटवारे और चुनावी प्रचार के लिए बहुत कम समय बचा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल वो राज्य हैं जहां कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, गोवा, आसाम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर उसे अकेले ही चुनाव लड़ना है। असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं कुछ क्षेत्रीय दलों से समझौता हो सकता है। इसलिए अगर कांग्रेस को भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन से मुकाबला करना है तो उसे गठबंधन वाले राज्यों में जल्दी से जल्दी व्यवहारिक सीट साझेदारी करनी होगी, और जहां अकेले लड़ना है वहां जल्दी से जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा करके उन्हें चुनाव में जुट जाने देना होगा। कांग्रेस को दक्षिण भारत से काफ़ी उम्मीद है। उसे लगता है कि कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में उसे इस बार खासी सफलता मिलेगी, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी उसकी कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, आ सकती हैं। केरल में कांग्रेस को अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी वाम मोर्चे के साथ ही सीधा मुकाबला करना होगा। कमोबेश यही स्थिति पंजाब में भी हो सकती है, जहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल का तिकोना मुकाबला हो सकता है। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भी है मुकाबले में, लेकिन उसकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि उत्तर भारत के अन्य राज्यों में है। मैदान में भाजपा भी होगी, लेकिन उसकी ताकत पंजाब में बेहद कम है, और हाल ही में शुरू हुए किसान आंदोलन ने भी भाजपा के लिए इस सूबे में चुनौती बढ़ा दी है। सीटों की साझेदारी के मामले में एनडीए गठबंधन में भी स्थिति बहुत सामान्य व सहज नहीं दिखती है। बिहार में नीतीश कुमार के आ जाने के बाद कौन कितनी सीटें लड़ेगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। कुल 40 सीटों में से नीतीश अपनी पुरानी संख्या 17 पर लड़ना चाहेंगे, जबकि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस का अलग अलग दावा 7-7 सीटों पर है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी भी अलग अलग सीटें मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, संजय निषाद के साथ सीटों का बंटवारा होने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन राजभर बिहार में भी सीटें चाहते हैं, हालांकि वो सिर्फ दावा है। महाराष्ट्र में शिवसेना यानी शिंदे के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, उसका दावा 2019 की 23 सीटों पर है, जबकि एनसीपी यानी अजित पवार के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, पिछले चुनाव में लड़ी 17 सीटें मांग रही है। ऐसे में कुल 48 सीटों में भाजपा और दूसरे सहयोगी दलों के लिए महज 8 सीटें बचती हैं, जबकि भाजपा यहाँ इस बार कम से कम 30 सीटें लड़ना चाहती है, 30-32 सीटें महाराष्ट्र में लड़ना चाहती है। कर्नाटक में जदएस ने भी अब भाजपा से 5 सीटें मांगी हैं। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जसपा भी एक दो सीट चाहती है, लेकिन एनडीए गठबंधन में भाजपा सबसे मजबूत दल है और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का सहारा सभी सहयोगी दलों को है। इसलिए घटक दल भाजपा की ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर निर्भर है। इसलिए उन्हें सीटों के बंटवारे में भाजपा का दबाव मानना होगा। इसलिए एनडीए गठबंधन में आखिरकार सीटों पर साझेदारी में थोड़ी बहुत रस्साकसी तो होगी, लेकिन उसके बाद फैसले हो जाएंगे और कोई भी घटक दल भाजपा से अलग जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। उत्तर प्रदेश में संकेत है कि भाजपा 74 सीटों पर खुद लड़ेगी और 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी। जिस तरह राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस और सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग के जरिए अपने उम्मीदवार जिताए हैं, उससे इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर चुके हैं। अब एक खबर और आ रही है, हालांकि ये खबर नहीं, चर्चा है कि कांग्रेस की कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। इसके लिए सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी और बहुजन समाज पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता मायावती जी के बीच में बातचीत भी हो चुकी है। कम से कम 2 या 3 राउंड की बातचीत टेलीफोन पर हो चुकी है। प्रियंका गांधी भी इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। और खबर तो यहाँ तक है, खबर नहीं कहना चाहिए, चर्चा कहना चाहिए, अफवाह कहना चाहिए या उड़ती हुई खबर करनी चाहिए कि कांग्रेस यहाँ तक तैयार है कि अगर मायावती जी को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करना पड़े तो भी कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है
और कहा जाता है कि अखिलेश यादव भी इसके लिए तैयार हो गए। इस खबर को बताने वाले जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो फार्मूला बन रहा है उसके तहत अखिलेश यादव 38 सीटों पर, कांग्रेस 17 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है अगर ये समझौता हो गया तो। हालांकि बसपा की ओर से अभी इस पर कुछ नहीं कहा गया है, जबकि बसपा लगातार तेलंगाना में उसने बीआरएस से समझौते का ऐलान किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कहा हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह फिलहाल अखिलेश यादव ने 32 उम्मीदवार घोषित करने के बाद अभी आगे अपनी सूची जारी नहीं की है, उससे लगता है कि कहीं कुछ पक रहा है क्या। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर चुप है, समाजवादी पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही और बहुजन समाज पार्टी भी नहीं बोल रही है। इस तरह की चर्चाओं का न तो खंडन आया है ना ही पुष्टि है। लेकिन जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनका कहना है कि एनडीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा नैरेटिव बनाना चाहता है जो एनडीए के बाकी सारे नैरेटिव से भारी पड़ जाए, और वो है इस देश में पहली बार एक दलित को प्रधानमंत्री बनाना। इसमें दो नाम हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का और दूसरा नाम है मायावती जी का। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सुलझे हुए बुजुर्ग नेता हैं, उनको लेकर के किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। ममता बनर्जी उनका नाम प्रस्तावित कर चुकी हैं पहले। लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं का और खासकर सोनिया जी का और नेताओं का, जैसा कि कहा जा रहा है, ये मानना है कि खड़गे जी दक्षिण भारत से है, उत्तर भारत में उनका उतना अपेक्षित प्रभाव शायद न पड़े जितना कि मायावती जी का पड़ेगा, क्योंकि मायावती जी के बारे में किसी को संदेह नहीं है कि वो आक्रामक दलित राजनीति की सबसे बड़ी नेता है। जबकि खड़गे जी को ये बताने में कि वो दलित समुदाय से आते हैं काफ़ी समय लग जाएगा, खासकर उत्तर भारत में, और तब तक शायद चुनाव ही हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस के कुछ नेताओं की ये कोशिश है कि अगर मायावती मान जाए और उनको चेहरा घोषित किया जाए तो वो एनडीए गठबंधन से कड़ा मुकाबला हो सकता है और तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 20% से ज़्यादा दलित वोट हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक वोट यानी मुस्लिम वोट हैं, और पिछड़े वोट जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इन सबको मिला के एक मजबूत गठबंधन बन सकता है सामाजिक न्याय की ताकतों का। लेकिन अभी ये सब भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि मायावती जी तैयार होंगी कि नहीं होंगी ये यक्ष प्रश्न है, और अगर वो अलग लड़ती हैं तो निश्चित रूप से उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। इसीलिए कोशिश हो रही है उनको लाने की। अब क्या होता है क्या नहीं होता है इस पर हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी। और इसके साथ ही आज के कुरुक्षेत्र के इस अंक में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार।